नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एनआईओएस क्लास 10th की इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस। इस वीडियो में हम जो जो सिलेबस आने वाला है इंग्लिश में वो डिस्कस करेंगे। पहले कितने मार्क्स की कौन सी चीज आएगी वो डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है उनकी समरी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपका एग्जाम और ज़्यादा अच्छा जाएगा। और एक मैंने ग्रामर के ऊपर वीडियो बना रखी है, आप वो भी जाके देख लीजिएगा, उससे आपकी ग्रामर पूरी की पूरी कवर हो जाएगी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फिलहाल स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करे। अप्रॉक्स 1 और 1.5 आवर की ये वीडियो होगी, तो जरा सा भी स्किप मत करिएगा। तो सबसे पहले आ जाता है आपका अनसीन पैसेज, जो कि 8 मार्क्स और 7 मार्क्स यानी 15 मार्क्स का आपका अनसीन पैसेज आ जाएगा। तो देखो, इंग्लिश में पास होना कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन आपकी परसेंटेज इंक्रीज कर सकता है, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मैसेज राइटिंग। मैसेज राइटिंग की भी मैंने आपकी क्लास ली थी, वो कर लेना आपने। उसके बाद आ जाता है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग जो है, इसमें मेन जो होता है आपका लेटर टू एडिटर है, वो मोस्ट चांसेस है कि आएगा ही आएगा। तो इसका भी मैंने एक एग्जांपल डाल रखा है। रिपोर्ट राइटिंग का भी आपको एक एग्जांपल मिल जाएगा, पीडीएफ में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और अभी आपको दिखा भी दूंगा किस तरीके से लिखना है, ठीक है। राइट योर व्यूज ऑन इट इन अबाउट 100 वर्ड्स। आपको 3 ऑप्शंस टाइप में दे दिए जाएंगे, और किसी एक पे आपको 100 वर्ड्स यानी कि एक तरीके से पैराग्राफ आपको लिखना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या आएगा। इसके बाद आ जाता है आपका ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन में आपका फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ब इन द पॉसेसिव पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने होंगे। कनेक्टर्स जो कि बहुत ईजी है, वो उस मीडियम में मैंने करा रखी है। डायलॉग आ जाएगा, वो भी करवा रखा है मैंने। वर्ब हो गई, डायलॉग, ये सारे के सारे टॉपिक्स जो है आपके इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यू की फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका लिटरेचर पार्ट, जो कि 30 मार्क्स का होता है, यानी 100 मार्क्स का जो आपका टोटल क्वेश्चन पेपर आएगा, ठीक है। उसमें से 30 मार्क्स जो है आपके लिटरेचर के है, ठीक है। तो 70 मार्क्स आप आराम से स्कोर कर सकते हो। और एक चीज और बता दो, 80 मार्क्स में आपको ये 100 मार्क्स जो है 80 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि 20 मार्क्स आपके टीएमए के लगते हैं, ठीक है। तो ये 30 मार्क्स को भी आपको 80% में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, तो टेंशन इसका भी नहीं लेना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो, आंसर फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट 4 नंबर का आएगा। फिर एक पोएम दे दी जाएगी, एमसीक्यू टाइप की, हो जाएगा, ठीक है। आंसर इन 1 और 2 सेंटेंस, ये क्वेश्चन आ जाएगा आपका। उसके बाद आंसर फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट 4 मार्क्स का आएगा। प्रॉस दो दो बार, ठीक है। एमसीक्यू आएगी प्रॉस में से, उसका शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर 5 मार्क्स का, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है पहले वो देख लेते हैं। यहाँ 5 चैप्टर्स आपको दिख रहे हैं, ये पांचों चैप्टर जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इनको तो आपको एक बार वैसे भी पढ़ लेना, और साथ ही इस वीडियो में जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो देखना ही देखना है। इसमें से मोस्टली क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 पे चलते हैं, स्नेक बाइट। दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ यंग बॉय राजा। ये एक स्टोरी है राजा नाम के लड़के की। ही लाइक टू मेडल विद स्नेक्स एंड bees. One day, while he was trying to catch bee, it stung him on his finger. His grandparents thought it was a snake bite. They took him to a man who they thought would cure a snake bite. The boy wanted to tell them that it was a bee sting and not a snake bite, but he was asked to remain silent. अब देखो क्या होता है, इसको सांप के साथ और मधुमक्खियों के साथ खेलना पसंद होता है। उसके दादा दादी, नाना नानी जो होते हैं, वो ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं, उसको मना करते हैं, लेकिन वो नहीं मानता, उनके साथ खेलता है। एक दिन वो मधुमक्खी को पकड़ने की कोशिश करता है, और मधुमक्खी उसके उंगली में डंक मार देती है, उंगली पे डंक मार देती है। तो उसके पेरेंट्स देखते हैं, तो ग्रैंड पेरेंट्स देखते हैं, तो उनको लगता है कि शायद से सांप ने काट लिया। तो ये उस बंदे के पास ले जाते हैं, एक बाबा के पास ले जाते हैं, जो सांप का इलाज करता है, सांप के काटने पे इलाज करता है, उसके पास ले जाते हैं। वो सोचता है कि उन्हें बता दूं कि ये सांप ने नहीं काटा, मधुमक्खी का डंक है, लेकिन उसके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स उसको डांट देते हैं और चुप रहने के लिए बोलते हैं। द मैन पुट सम वाटर इन अ pot and started chanting some mantras. By then Raja's finger had stopped hurting. The man concluded that this happened because his magic tantra. The grandparents thanked the man and later on sent him some gifts as a reward for curing Raja. उसके बाद क्या होता है, वो जो बाबा जो होता है बंदा,
बाबा होता है या जो भी बोल लो उसको, वो मंत्र पढ़ना स्टार्ट, एक लोटे में पानी लेता है और मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, राजा की उंगली में से दर्द खत्म होने लग जाता है। और वो बोलता है कि ये सब किस वजह से हो रहा है, क्योंकि वो मंत्र पढ़ रहा था इस वजह से हो रहा है। ठीक है, उसके ग्रैंड पेरेंट्स उस आदमी का थैंक यू बोलते हैं और उसको कुछ इनाम भिजवा देते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, हाउ द स्क्विरल गॉट हिज स्ट्राइप्स। दिस इज द short mythological story taken from Ramayana. It tells how the squirrel came to get the stripes on its body. अब देखो, आपने गिलहरी को देखा होगा, गिलहरी के पीठ पे तीन निशान से होते हैं, जिसे बोला जाता है कि वो राम जी की उंगलियों के निशान है। तो ये स्टोरी रामायण में से ली गई है कि गिलहरी के पीठ पे वो मार्क कैसे आए। Once Lord Rama, wishing to cross the sea, asked his army of monkeys to build a bridge for him. तो जब वो समुद्र उनको पार करना था, तो उन्होंने अपनी आर्मी, बंदरों की सेना से बोला कि वो ब्रिज बनाए ताकि हम जो है उस पार जा सके। देयर वॉज अ स्मॉल squirrel too. When he heard about the bridge, he decided to help too. He loved Lord Ram so much that he wanted to do something for him. Because of his size, he could carry only small pebbles in his mouth and kept dropping them into the sea. One day he came in the path of a big monkey carrying a big stone. In order to save him, the monkey had to move to one side, and while doing so, he nearly tripped. He was very angry and asked the squirrel what he was doing there. When he heard the squirrel's answer, he told him that his efforts were useless, but the squirrel, unmindful of monkey's remark, continued to carry pebbles. One day another monkey saw him. He was so annoyed that he lifted him in his hand and threw him away. The squirrel landed on Lord Rama's hand. Lord Rama was touched him by his love for him. He stroked him gently on the back and put him aside. The loving strokes of her fingers left a permanent mark on the squirrel's body in the form of stripes. अब देखिए, यहाँ क्या बोल रहा था, रहे थे अपनी सेना की मदद से, तो गिलहरी भी आई, वो भी मदद करना चाहती थी उनकी, कि वो भी पुल बनवाए, क्योंकि वो राम जी को बहुत ज्यादा पसंद करती थी। तो वो स्टार्ट कर देती है। अब वो छोटी सी तो होती है, तो बड़े बड़े पत्थर नहीं ले जा सकती, इसलिए अपने मुंह में छोटे छोटे पत्थर लेके जा रही होती है। तो रास्ते में एक बार देख, एक बड़ा सा बंदर जो है, मंकी जो है, वो बड़ा सा पत्थर लेकर जा रहा होता है, और एकदम से वो उसको, गिलहरी को बचाने के चक्कर में साइड होता है, साइड से जाने की कोशिश करता है, और उसका पैर जो है फिसल जाता है। जिसके बाद उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उससे बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वो बताती है कि हाँ, मैं इनकी मदद करने आई हूँ, राम जी की मदद करने आई हूँ। तो वो बोलता है कि तुम्हारे ये सारा करने का कोई फायदा नहीं है, सारा एफर्ट वेस्ट यूजलेस है, इसलिए तुम यहाँ से हट जाओ। लेकिन क्या करती है, वो उसको अनसुना कर देती है और दोबारा से वो फेंकने लग जाती है पत्थर, छोटे छोटे पत्थर ले जाके। एक दिन वो बंदर दोबारा से उसको देखता है, तो वो क्या करता है, बहुत गुस्सा हो जाता है उससे, परेशान हो चुका था बड़े गंदे तरीके से, तो उसको हाथ में उठाता है और फेंक देता है। और द स्क्वायरल लैंडेड इन लॉर्ड रामाज हैंड। और स्क्वायरल जाके कहाँ गिरती है, राम जी के हाथों में गिरती है। फिर राम जी उसको प्यार से उसके ऊपर सहलाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, उसके पीठ पे जो है परमानेंट मार्क बन जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ ये वाला चैप्टर खत्म होता है। चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट होता है, कोंडिबा अ हीरो। कोंडिबा, अ blind man, had to leave his home in Aurangabad and came to Mumbai in search of work. He lived in a large slum colony in a Ghatkopar with another family. In the slum, there was an open well which was unsafe as it had no walls. The well had gradually widened as the soil and rocks on the sides had fallen into it. अब देखो, इतना पहले समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, ये एक स्टोरी है, एक अंधा बंदा होता है, उसके बारे में। उसका नाम है कोंडिबा गायकवाड़। ठीक है, वो अपने घर पे, उसका घर जो है औरंगाबाद में होता है। टू लीव हिज होम इन औरंगाबाद एंड केम टू मुंबई। औरंगाबाद से मुंबई आ जाता है काम की तलाश में। उसको भीख मांगना बिल्कुल पसंद नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो आ जाता है मुंबई। ठीक है, फिर वो वहां पे आके एक स्लम कॉलोनी में रहने लग जाता है, घाटकोपर की स्लम कॉलोनी में आके रहने लग जाता है दूसरी फैमिली के साथ। वहां पे एक बड़ा सा कुआं होता है, जो कि ढका हुआ भी नहीं होता और उसकी कोई किनारे किनारे वॉल भी नहीं लगी होती। लेकिन धीरे धीरे जो है वो, उसका जो गहरा चौड़ाई है ना, जैसे मान लीजिए आपका, मान लीजिए ये कुआं है, ठीक है,
तो इसके साइड साइड जो मिट्टी होती है ना, वो धीरे 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 सरक के अंदर गिरने लगी, जिससे क्या हुआ, इसका साइज जो है और बड़ा हो गया, इस टाइप से हो गया। ठीक है, अब साइज बड़ा होने की वजह से और भी ज्यादा दिक्कत आएगी, और एरिया कवर करेगा, वो तो वैसे भी अंदर था, है ना। दिस हैड मेड द वाटर मडी, जिसकी वजह से पानी बहुत ज्यादा गंदा हो गया था। वन डे व्हेन कॉन्डेवा रिटर्न होम एंड वाज अबाउट टू हैव हिज मील, ही हर्ड अ वुमन्स क्राई। Someone had fallen into the well. Kondeva went to the well and jumped into save the boy named Arvind. Having been a swimmer as a young boy, he tried his best to search the boy. But weak due to poverty, he had to come to surface again and again to take his breath. अब क्या कह रहा है, पानी बहुत ज्यादा तो वैसे गंदा हो रखा था, तो एक दिन वो घर आता है अपने, तो देखता है, खाना खा रहा होता है, उसी टाइम पे वो आवाज सुनता है, क्योंकि देख तो सकते नहीं, सॉरी, मैंने देखता है बोल दिया। सुनता है कि एक औरत रो रही है कि कोई जो है कुएं में गिर गया, और जो कुएं में गिरा होता है लड़का, उसका नाम होता है अरविंद। तो कौंडिबा फटाफट जाता है और अरविंद को बचाने के लिए वो कुएं में कूद जाता है। ठीक है, अब उसको स्विमिंग तो आती होती है, लेकिन गांव का स्विमर होता है, और थोड़ा गरीब होने की वजह से खान पान अच्छा नहीं मिल पाता होता है, तो वो जितनी बार अंदर जाता है तो फटाफट से उसको बाहर वापस आना पड़ जाता है, क्योंकि उसको सांस लेनी होती है। उतने ज्यादा उसका ना कंट्रोल नहीं रहता अपनी ब्रेथ पे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गरीब होता है। ठीक है, उसकी सांस फूलने लग जाती है तो बाहर आ जाता है, तो वो 2-3 बार अंदर जाता है और बाहर आ जाता है, उसको नहीं मिलता। ठीक है, each time he came up he felt more tired and weak. The people were disappointed every time Kondeva came out without Arvind. Kondeva dived again with full strength, wishing him he was not blind. He was not blind. Although he was very tired, he did not give up. This time he felt the clothes of Arvind against his hands. He caught hold on Arvind belt and brought him out. अब क्या कह रहा है कि आप देखो, वो बार बार जाता है लेकिन खाली हाथ आता है, लोग देखते हैं, डिसअपॉइंट होते हैं कि भाई ये फिर से नहीं निकाल के ला पाया। ठीक है, तो इस टाइम पे सोचता है अरविंद कौंडिबा कि काश उसकी आंखें होती तो वो उसको आराम से देख पाता, लेकिन वो पानी वैसे भी इतना गंदा होता है कि अगर कोई उसको देखना भी चाहे ना तो उसको उसके अंदर ना दिखे, इतना गंदा होता है वो पानी। ठीक है, लेकिन वो जब अंदर होता है तो जब वो वापस ऊपर आ रहा होता है तो उसको फील होता है अरविंद के कपड़े, तो उसकी बेल्ट पकड़ के उसको खींचने की कोशिश करता है और उसको खींच के बाहर ले जाता है। ठीक है, और लोग खुश हो जाते हैं कि हाँ भाई बचा लिया इसने, फिर लोग उसको बाहर निकालते हैं। अरविंद वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल एंड कौंडिबा वेंट बैक टू होम टू फिनिश हिज मील। पीपल हर्ड द ब्रेव एक्ट ऑफ कौंडिबा एंड रिवॉर्डेड हिम। कौंडिबा वेंट बैक टू हिज विलेज, गॉट मैरिड एंड स्टार्टेड रनिंग अ स्मॉल बिजनेस। द beggar who hated begging would never have to beg again. Bravery and strong determination changed life for the better. अब हॉस्पिटल ले जाया जाता है अरविंद को, और कौंडिबा वापस अपने घर चला जाता है, और जो खाना छोड़ा होता है उसने वो खाना खाने लग जाता है। इस बहादुर काम के लिए उसको इनाम मिलता है, जिसके बाद वो अपने गांव वापस चला जाता है, शादी कर लेता है और छोटा सा बिजनेस अपना स्टार्ट कर देता है। जिस इंसान को पहले भीख मांगना पसंद नहीं होता, वो अब भीख उसको नहीं मांगनी पड़ेगी, क्योंकि उसने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया था। ब्रेवरी एंड स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन चेंज द लाइफ फॉर द बेटर। चलिए नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है द शू शाइन, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। The story, the story of the Sati Brata, a graduate from Kolkata, was looking for a job. He had very little money, which was not sufficient even to buy food or a cup of tea and snacks. In front of a coffee house in Connaught Place, he happened to meet a shoeshine boy named Sovan. अब देखो, ये किसकी स्टोरी है, एक राइटर की स्टोरी है जिनका नाम ब्रता है। इन्होंने ग्रेजुएशन करी थी कोलकाता से और जॉब के लिए दिल्ली आए हुए थे, और उनके पास बहुत कम पैसे थे, यहाँ तक कि उनके पास एक कप चाय पीने तक के और खाना खाने तक के, स्नैक्स वगैरह के लिए भी पैसे नहीं थे। वो कनॉट प्लेस में एक कॉफी हाउस के बाहर खड़े थे, जहाँ पे उन्हें एक शू शाइन मतलब जूते पॉलिश करने वाला लड़का मिला, जिसका नाम क्या था, सोवन। Since he needed a job badly, he decided to take up a shoe science job. Sovan Sovan Lal tried to dissuade him, as only an office job was suitable job for an educated man like him. अब देखो यहाँ पे पता है वो उससे पूछता है कि हाँ तुम कितना कमाते हो? तो वो बताता है कि मैं इतना कमा लेता हूँ। तो मतलब पहले तो स्टार्टिंग ऐसे होती है कि सोवन उससे मिलता है तो उसको बोलता है जूते पॉलिश करवा लो।
तो वो मना कर देता है कि मेरे को जूते पॉलिश नहीं करवाने, मेरे पास पैसे नहीं है। तो पूछता है उससे कि हाँ आप किस लिए आए हो, तो वो बताता है कि मैं जो है जॉब के लिए यहाँ पे कोलकाता से यहाँ पे जॉब के लिए आया हूँ। तो कहता है अगर आप जूते पॉलिश करवा लोगे तो आपको जॉब मिल जाएगी। तो जो राइटर होता है वो बोलता है कि अगर मेरे को नौकरी मिलनी होगी तो वो ऐसे ही मिल जाएगी। तो वो मना करता है, कहता है नहीं, जो शू पॉलिश करवा लो, शू पॉलिश नहीं करवाओगे तो तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी, ऐसे करके मतलब उसके पीछे पड़ जाता है वो। राइटर भी बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है। फिर वो उससे पूछ लेता है कि हाँ तुम कितना कमा लेते हो एक दिन में। तो फिर वो बताता है अपनी इनकम। तो वो बोलता है कि हाँ भाई, तुम मेरे को भी इसमें लगा सकते हो। तो बोलता है आप एजुकेटेड पर्सन हो, आपको जो है खाली ऑफिस की जॉब बनी हुई है आपके लिए। मैं अगर एजुकेटेड होता तो मैं भी ऑफिस की जॉब करता, एसी में बैठता, ऐसे करके वो बोलता है। लेकिन जैसे तैसे वो उसको मना लेता है। और फिर सोमन लाल डिसाइड करता है कि ठीक है, हम जो है एक बार पहले डिस्कस कर लेते हैं आपस में, जो हमारा ग्रुप है उसमें डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद ही हम जो है आपकी मदद कर पाएंगे। सोवन लाल ट्राइड टू डिस्यूर, यहाँ तक हो गया था। सोवन लाल अंडरस्टूड हिज कंपल्शंस, he convenced a meeting of his fellow Shoeshine boys and allowed the newcomer to join band of Shoeshine on the condition that he would help their union to correspond in English with the licensing authorities. They even contributed some money to raise funds to buy the kit for Sasti and thus paved the way for a needy person to get an employment. अब देखो यहाँ पे वो एक कंडीशन रख देते हैं कि अगर वो उसके लिए लाइसेंस के लिए इंग्लिश में बात करेगा लाइसेंसिंग अथॉरिटीज से, तभी जाके वो उसको जॉब देंगे, मतलब उसकी हेल्प करेंगे, अपने ग्रुप में शामिल करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद वो जो है उसको पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं और उसके किट ला के देते हैं, ताकि उसको जो है जॉब मिल सके। इस तरीके से जो है एक जरूरतमंद बंदे को उसको जॉब मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8, अ बर्थडे कार्ड लेटर। अब ये जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर है, जो लेटर उन्होंने इंदिरा गांधी के लिए लिखा था। ठीक है, द प्रेजेंट लेसन इज अ letter written by Pandit Jawaharlal Nehru from Naini Jail to his daughter Indira Gandhi on the latter's 13th birthday. Through this letter, Pandit Nehru tells Indira that one can get to the right answer only after discussion. We must to believe that since we have learned everything, we have become wise. Pandit Nehru goes on to tell her how Bapuji motivated the common man to become a part of the struggle for freedom. He cited the example of how common men and women, who generally cannot think beyond their household, rise about petty consideration to become heroes when they fought for a cause. अब देखो यहाँ पे क्या बता रहा है कि यहाँ पे पंडित नेहरू ने लेटर लिखा था अपनी बेटी इंदिरा गांधी को उनके 13th बर्थडे पर। उसमें ये बताते हैं कि खाली आपको किसी भी सवाल का सही जवाब तभी मिल सकता है जब आप उसके लिए डिस्कशन वगैरह करो। ठीक है, मतलब आपको सही आंसर चाहिए तो उसके लिए पहले आपको डिस्कशन करना पड़ेगा। कोई भी सिचुएशन हो उसके लिए पहले आप डिस्कशन करो, तभी जो है आप जो किसी चीज का सही आंसर ले सकते हो। हम जो है वी मस्ट नॉट बिलीव डैट सिंस वी लर्न एवरीथिंग, हमें ये नहीं विश्वास रखना चाहिए कि हमने सब कुछ पढ़ लिया या सब कुछ हमें आता है तो हम वाइस है, चतुर है। पंडित नेहरू गोज ऑन टू टेल हर हाउ बापूजी मोटिवेटेड द कॉमन मैन। उन्होंने बताया कि कैसे बापूजी ने कॉमन इंसान को, नॉर्मल से इंसान को कन्वेंस किया कि वो जो है फ्रीडम के लिए स्ट्रगल करे। ठीक है, ये बता रखा है। जो वो लोग जो खाली घर के काम में लगे रहते थे, अब जो है उनको मौका मिल गया था क्या करने के लिए, हीरो बनने के लिए, लड़ाई करने के लिए, एक कॉज के लिए लड़ाई करने के लिए कि हाँ हमें आजादी चाहिए, उसके लिए लड़ाई करने के लिए उन्होंने क्या करा, मोटिवेट करा, बापू ने मोटिवेट करा उनको। ठीक है, वरना वो क्या थे, सिर्फ अपने हाउस होल्ड वर्क में लगे रहते थे, घरेलू काम में। हाँ, काम करना है, काम करके घर आना है, खाना बनाना है, खाना है, सो जाना है, रिपीट रिपीट रिपीट। ठीक है, तो ये चीज उन्होंने बताया कि उनको मोटिवेट किया कि हाँ हमें अपने स्वतंत्र देश चाहिए। ठीक है, पंडित नेहरू ऑल्सो टेल्स इंदिरा अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग and doing what is right. He says that fighting for freedom was the right thing to do. ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, पंडित नेहरू ऑल्सो टेल्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझने की इंपॉर्टेंस बताई कि हाँ हमें क्यों समझना जरूरी है, और डूइंग व्हाट इज राइट, और सही करना क्यों जरूरी है।
ठीक है, सही करना क्यों जरूरी है, समझना क्यों जरूरी है, वो बताया उन्होंने। ही सेज दैट द फाइटिंग फॉर फ्रीडम वाज राइट थिंग टू डू। सही चीज करने के लिए क्या है, हमें आजादी के लिए लड़ना ही सही है। शी शुड नॉट फियर ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ द मूवमेंट। उसे उन्हें नहीं डरना चाहिए कि वो इस मूवमेंट का पार्ट है, इस मूवमेंट का हिस्सा है, इसलिए उन्हें डरना नहीं चाहिए बल्कि हिम्मत रखनी चाहिए। पंडित नेहरू फाइनली ब्लेसेस इंदिरा बाय सेइंग दैट शी मे ग्रो अप इनटू अ ब्रेव सोल्जर इन द सर्विस ऑफ द नेशन। फाइनली लेटर के एंड में पंडित जी ने उनको कहा कि वो जो है एक ब्रेव सोल्जर की तरह नेशन को सर्व कर सकती है, उनकी नेशन की सर्विस कर सकती है। नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है नाइन गोल्ड मेडल। द पोएम डिस्क्राइब्स अ ग्रेट इवेंट ऑफ अ 100-meter dash organized for differently abled racers during the Special Olympics. The competitors and spectators were excited as it was the grand finale. The race began with the gunshot, but one of the nine competitors stumbled and fell on the track at the start itself. In response of in response to the little racer's cry in pain, all other eight participants turned back to help him instead of completing the race. They brought the little one to his feet and started walking towards the first line holding one another's hand. They were all declared winners and given a standing ovation for their great spirit of sportsmanship which they displayed. अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये 9 गोल्ड मेडल एक ओलंपिक गेम के बारे में 100 मीटर की रेस थी, जिसमें डिफरेंटली एबल यानी कि जिनके पैर वैर सलामत नहीं होते वो लोग थे, है ना, जिनके हाथ पैर नहीं होते, डिफरेंटली एबल मतलब फिजिकली चैलेंज्ड हम कह सकते हैं। तो उसमें 9 कॉम्पिटिटर थे और एक तो ये फाइनल था। तो लोग जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और जो कॉम्पिटिटर्स थे वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे इस चीज़ को लेके। तो जैसे ही गन शूट होता है, 9 के 9 कॉम्पिटिटर स्टार्ट कर देते हैं भागना, लेकिन जो एक उसमें से होता है वो गिर जाता है दौड़ते टाइम अपने आप ही, जिसके जिसके बाद जो है वो थोड़ा-सा रोना, दर्द के मारे चिल्लाने, रोने लग जाता है। तो आठों के आठों जो रेसर होते हैं, वो वापस आते हैं, उसकी मदद करते हैं और एक-दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और हाथ पकड़ के रेस कंप्लीट करते हैं। जिसके बाद लोग जो है उनको स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं, यानी हाथ तालियाँ बजाते हैं उनके लिए। और सबको 9 के 9 रेसर्स को 9 गोल्ड मेडल दे दिए जाते हैं, क्योंकि किस लिए दिए जाते हैं? द ग्रेट स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप उन्होंने जो दर्शाई थी, उसके लिए उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन और 9 गोल्ड मेडल्स मिलते हैं। ठीक है, एक पोएम थी ये। इसके बाद आ जाता है चैप्टर नंबर 11, माई एल्डर ब्रदर। माई एल्डर ब्रदर इज अ स्टोरी अबाउट टू ब्रदर्स, their relationship with each other characterized by feeling of love, jealousy, etc., and change that comes in their behavior towards the end. अब देखो यहाँ पे दो भाइयों के बीच में, अब देखो छोटे छोटे भाई रहते हैं तो आपस में खेलते बोलते रहते हैं, लड़ाई वड़ाई सब कुछ चलती रहती है। तो यही सारी चीजें इस चैप्टर में बताई गई है कि उसके प्यार, जेलसी, सारी चीजों के बारे में बता रखा है। Vadolia and Nikki grow up together in a happy environment. They grow up like friends, studying and playing together despite their age difference. But after a few years, Nikki started developing a complex. He compared himself with his brother and felt he was nowhere compared to Vadolia in terms of age, interest, ability, and even studies. He felt Vadolia was proud because he believed he was better. Nikki was even more hurt when he realized that Vadulya knew what disturbed him mentally but did not understand him. अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, दोनों भाई होते हैं, दोनों साथ साथ दोस्त के साथ बड़े होते हैं, दोस्त की तरह रहते होते हैं, खेलते हैं साथ में, खेलते हैं साथ में, पढ़ते हैं। उनके एज डिफरेंस भी होती है, जुड़वा नहीं होते वो, थोड़ी सी एज डिफरेंस भी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग साथ में खेलते वेलते हैं, लेकिन धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं। तो वदुल्या जो होता है वो बड़ा भाई होता है, निक्की जो होता है वो छोटा भाई होता है। तो वदुल्या जो है, he compared himself with his brother and felt he was nowhere compared to Vadolya in terms of age. अब वो देखते हैं कि निक्की जो है वो खुद को कंपेयर करने लग जाता है वदोल्या से हर चीज में, चाहे वो एज हो, इंटरेस्ट हो, एबिलिटी हो या स्टडीज हो, वो उस चीज को कॉपी करने की कोशिश करता है जैसे वो वदोल्या करता है। He felt proud was he felt Vadolya was proud because he believed he was better. वो सोचता है कि वदोल्या जो है खुद को गर्व महसूस करता है और ये सोचता है कि वो जो है उससे बेहतर है, निक्की से बेहतर है वदोल्या। Nikki was even more hurt when he realized that Vadolya knew that
न्यू व्हाट डिस्टर्ब्ड हिम, और उसको और ज्यादा गुस्सा आता था जब उसको पता लगता था कि वदोल्या को पहले ही पता है कि किस वजह से निकी को जो है परेशानी हो रही है, और वो उसके उसके बाद भी उसकी मदद नहीं कर रहा है। निकी resented Odolia's ability to have different hobbies and was jealousy of his large heartness, और उसकी जो अलग अलग हॉबीज होती थी उससे वो, मतलब क्या होता था ना, ओदोल्या की हॉबीज जो है हर बार चेंज होती रहती थी, तो वो उससे भी परेशान था थोड़ा सा, देखता था कि हाँ भाई क्या हो रहा है, क्या करते रहता है ये, बार बार इसकी हॉबीज जो है चेंज होती रह रही है, चेंज होती रह रही है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। और बहुत ज्यादा जेलसी भी होती थी, क्योंकि वदोल्या जो था वो बड़ा था तो बड़प्पन दिखाता था, तो उसको अच्छा नहीं लगता था, उसको जेलसी होती थी उसके लार्ज हार्टेडनेस से की वजह से, उसका दिल बड़ा था। Although Nicky somewhere felt that he may be wrong in assessing his brother's love for him, his own vanity made him feel even more inferior. One day, Nicky broke a bottle of sand, which Vadolya treasured greatly. He knew how important that bottle was for his brother, but he pretended to smile to show him that he was not bothered. Instead of feeling sorry, he behaved casually. Later, both brothers had a fight and declared they had quarreled for a good. अब जो है एक दिन वो क्या करता है, निकी जो होता है सैंड की बोतल तोड़ देता है, जिस वदोल्या के लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो बोतल उस खजाने की तरह होती है, ट्रेजर्ड मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, खजाना बोलते हैं ट्रेजर को वैसे तो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो जानबूझ के उसको तोड़ देता है। उसको पता होता है वो उसके भाई के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी वो तोड़ के उसको स्माइल करता है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो, और सॉरी भी बोलने के बजाय वो नॉर्मल सा बिहेव करता है। दोनों भाइयों में फिर लड़ाई वड़ाई हो जाती है, बहस हो जाती है। आफ्टर द इंसिडेंट वदोल्या वॉज कंपोज एंड बिहेव नॉर्मली, बट निकी रिमेन डिस्टर्ब एंड अनकंफर्टेबल। वदोल्या जो था उसके बाद तो वो नॉर्मल हो जाता है, लेकिन निकी जो होता है उस टाइम पे भी डिस्टर्ब और अनकंफर्टेबल रहता है। वदोल्या being elder and more responsible took the initiative of asking Nikki for forgiveness. Nicky realized then that his brother understood him and was touched. Both the brothers shook hand and embraced each other. अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, अब वदोल्या जो होता है बड़ा होता है, इस वजह से क्या करता है वो माफी मांग लेता है पहले। निकी realized then that his brother understood him, उसको रियलाइज हो जाता है कि हाँ उसका भाई उसको समझता है। फिर दोनों भाई एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और वापस से दोस्त बन जाते हैं। चैप्टर नंबर 12, इंडियन वेवर्स। इंडियन वेवर्स इज अ शॉर्ट but beautiful poem consisting of three stanzas. तीन स्टैंजा इस पोएम में। द फ्लो ऑफ लैंग्वेज इज फुल ऑफ rhythm and word images. The weavers are busy weaving clothes in different color throughout the day. कि पूरे दिन जो है अलग अलग कलर के कपड़े जो है सीते रहते हैं weavers. Each color as well as timing of the day symbolizes different occasion in one's life. कि हर समय जो है और कलर जो है हर बंदे के जीवन में अलग मायने रखता है, ठीक है। इन द मॉर्निंग they wear a bright blue color cloth for a newborn baby, symbolize birth and happiness। ठीक है। अब कह रहा है कि सुबह के टाइम वो क्या करते हैं, ब्राइट ब्लू कलर के कपड़े सिलते हैं न्यूबॉर्न बेबी बेबी के लिए, क्योंकि वो किसका सिंबल सिंबल है, बर्थ और हैप्पीनेस का, जन्म और हैप्पीनेस का। ड्यूरिंग द डे दे weave a bright colored purple and green cloth for the marriage veil of a queen, signifying life's celebration। दिन के टाइम वो किसका कैसे कपड़े सिलते हैं, पर्पल और ग्रीन, किस वजह से, जिसमें ये मैरिज वेल ऑफ अ क्वीन सिग्निफाइंग लाइफ सेलिब्रेशन। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है, ये कपड़े बुनते हैं, ठीक है, और रात में जो है फाइनली एट नाइट दे वेव व्हाइट कलर्ड क्लोथ फॉर द श्राउड ऑफ अ डेड बॉडी सिग्निफाइंग डेथ, और रात में जो है व्हाइट कलर के का कफन बुनते हैं ताकि वो डेथ का क्योंकि वो किसका प्रतीक होता है, डेथ का प्रतीक होता है। Stealing and entombment. In every country, there are some great men and women who have done a lot for their country. For India, Mahatma Gandhi was one such person who worked very hard to get freedom for India. As a child, Gandhiji and his friend tried to imitate a family member and took to smoking. They enjoyed the fun in blowing out clouds of smoke
They stole money from the servants' purse to fulfill their desire of smoking cigarettes. Gandhiji knew that to do anything, they had to take permission from their elders. Like all teenagers, they too wanted freedom. They felt that life was not worth living and they should die. Gandhiji and his friend obtained poisonous seeds but could not muster the courage to eat them. They went to कहाँ गया? They went to a temple where they realized their mistake. They gave up the thought of suicide and decided never to smoke and steal. After some time, Gandhiji took some gold from his brother's armlet to repay his debt. He felt guilty for the act of stealing and wanted to confess about this to his father. Gandhiji knew that on hearing it, his father would be pained. Still, he wrote a letter in which he admitted his mistake and asked for punishment. He also requested his father not to punish himself. He saw his father in tears, which were not only of pain but also of love and forgiveness. Gandhiji learned his lesson of ahimsa. देखिए यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि हर बंदा जो है वो काफी सारे लोग होते हैं जो अपने देश के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं। उसी में से एक थे महात्मा गांधी। ठीक है, उन्होंने भी हमारे देश को आज़ाद दिलाने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया था। एज अ चाइल्ड, बच्चे की तरह जब वो बच्चे थे, गांधी जी और उनके दोस्त जो थे, उन लोगों ने क्या करा था, अपनी फैमिली से छुप के जो है सिगरेट पीनी स्टार्ट कर दी थी, स्मोकिंग स्टार्ट कर दी थी, धुएं के बादल बनाते थे, पैसे चुराते थे, सर्वेंट के पास से पैसे चुरा के अपने सिगरेट खरीद के पीते थे। ठीक है, गांधी जी न्यू दैट टू डू एनीथिंग दे हैड टू टेक परमिशन फ्रॉम देयर एल्डर्स। उन्हें पता था कि उन्हें कुछ भी करना है तो उनको अपने से बड़ों से परमिशन लेनी पड़ेगी, जैसे कि और दूसरे लोग और टीनेजर्स लेते हैं। लेकिन उनको क्या चाहिए थी? आज़ादी चाहिए थी। दे टू वांटेड फ्रीडम। दे फेल्ट दैट लाइफ वाज नॉट वर्थ लिविंग एंड दे शुड डाई। उनको लगता था कि जीवन जो है मतलब बेकार है, जिंदगी बेकार है, जीने से कोई फायदा नहीं है, तो वो मरने की सोचते हैं। वो और उनके दोस्त जो है काफी बार सोचते हैं कि जहर लेकर आते हैं और खाने की सोचते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाते उसको खाने की। दे वेंट टू अ टेम्पल वेयर दे रियलाइज हिज मिस्टेक। फिर वो टेम्पल जाते हैं, फिर उनको वहां पे उनकी गलती का एहसास होता है। दे गिव अप द थॉट ऑफ सुसाइड, और वहां से अपनी सुसाइड का प्लान जो है हटा देते हैं कि अब सुसाइड नहीं करेंगे और कभी भी चोरी और स्मोक नहीं करेंगे। आफ्टर सम टाइम गांधी जी टुक सम गोल्ड फ्रॉम हिज ब्रदर्स आमलेट टू रिपे हिज डेब्ट। उसके बाद जो है वो अपने भाई के यहाँ से सोना चुरा लाते हैं अपना कर्जा चुकाने के लिए। बाद में उन्हें बुरा लगता है अपने इस काम की वजह से, तो वो इसको कन्फेस करना चाहते होते हैं कि हाँ मैंने ऐसा किया है। इस वजह से वो अपने पापा को है लेटर लिखते हैं, जिसमें वो लिखते हैं कि उनको अपनी गलती का बहुत ज़्यादा पछतावा है और वो उसमें पनिशमेंट के लिए मांग करते हैं। ही ऑल्सो रिक्वेस्टेड हिज फादर नॉट टू पनिश हिमसेल्फ, और खुद को जो है नुकसान ना पहुंचाए। He saw his father in tears, which were not only for of pain but also of love and forgiveness. वो अपने पापा को जो है आंसू में देखते कि उनके पापा जो है बहुत रो रहे हैं, और टीयर्स आंसू में देखते हैं, नॉट ऑफ पेन, वो दुख के आंसू नहीं होते, प्यार और माफी के आंसू होते हैं। वहां से उन्होंने अहिंसा का पहला पाठ पढ़ा। क्या हुआ? नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 20, न्यू गुड थिंग्स फ्रॉम रबिश। We must try to avoid wastage of natural resources by developing the habit of recycling and reusing things. Most of the things that we use in our daily life, day-to-day life, can be recycled. This way, we can cut down on pollution and save our environment. Paper is made by cutting trees. If we recycle paper and reuse it, we can save on cutting trees. Plastic does not disintegrate easily, but used plastic can be recycled to make other products. Similarly, steel, aluminum, and glass can also be recycled. Extraction of aluminum is a costly process. If aluminum products are recycled, we can cut down the cost of prevent unnecessary extraction.
ग्लास पीसेस कैन बी रिमेल्टेड टू मेक न्यू ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है कि हम कितना पॉल्यूशन वगैरह करते हैं, कचरा वचरा फेंकते हैं, जिससे हमारे नेचर को भी जो है बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है, गर्मी आज के टाइम पे हम देख रहे हैं कितने ज्यादा हो रहा है। लेकिन अगर हम एक आदत बना ले रिसाइकल करने की, चीजों को रिसाइकल करने की और रीयूज करने की, दोबारा यूज करने की, तो इससे बहुत लाइफ जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है। हम जो है और देखते हैं कि पेपर वगैरह जो होते हैं वो किससे बनते हैं, पेड़ों के कटने से बनते हैं। तो पेड़ों को कटने से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पेपर्स को रिसाइकल करना चाहिए। ठीक है। ग्लास हो गए, एल्युमिनियम हो गया, स्टील हो गया, ये इनको हम रिसाइकल कर सकते हैं। ठीक है। एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन करना बहुत ज्यादा कॉस्टली प्रोसेस होता है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, एल्युमिनियम को रिसाइकल कर सकते हैं। इससे जो है कॉस्ट भी बचेगी और अननेसेसरी एक्सट्रैक्शन भी होने से बच जाएगी। ग्लास को जो है हम मेल्ट करके उससे नई चीज बना सकते हैं। प्लास्टिक जो है खत्म नहीं होती, लेकिन उसको भी हम रिसाइकल करके कुछ नई चीज उससे भी बना सकते हैं। देर इज अ लॉट ऑफ वेस्टेज इन डेवलप्ड नेशन, but in India, we are in the habit of recycling our waste. However, in the 21st century, Indians are getting into wasteful habit. क्या कह रहा है कि इंडिया जो है एक डेवलप कंट्री है। ठीक है। देर इज अ लॉट ऑफ वेस्टेज इन डेवलप्ड नेशंस, बट इन इंडिया वी आर इन द हैबिट ऑफ रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट। क्या है कि डेवलप्ड नेशन में बहुत ज्यादा वेस्टेज होता है, ठीक है, और इंडिया में, लेकिन इंडिया में क्या होता है, हम वेस्ट मटेरियल को रिसाइकल कर रहे हैं। हाउ एवर इन द 21st सेंचुरी इंडियंस आर गेटिंग इनटू वेस्टफुल हैबिट्स। हम जो है 21वीं सदी में भी भारत के लोग अभी भी बहुत सारी बुरी आदतों को, वेस्टफुल आदतों को, आदतें हैं उनमें। ठीक है। अब द विलेज फार्मेसी। इन द ईयर 2004 a terrible fire broke out in a school in Kumbakonam, killing 94 children. This accident raised some concern about the safety norms followed in all schools and their preparedness for such disaster। अब कह रहा है 2004 में एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हुआ जिसमें आग लगी थी एक स्कूल में, कुंभकोणम ने। वहाँ 94 बच्चे की डेथ हो गई थी। तो ये इस एक्सीडेंट की वजह से कुछ स्कूलों ने सोचा कि अगर क्या किया जाए ऐसा जिससे जो है ऐसे इंसिडेंट से, एक्सीडेंट्स वगैरह से बचा जा सके। द विलेज फार्मेसी इज अ स्टोरी अबाउट अ स्कूल विच हैड स्पेशल वे ऑफ पेइंग होमेज टू द चिल्ड्रन who had lost their lives in their terrible fire. The school distributed neem sapling to all children with a double purpose. Firstly, planting trees would be healthy for the environment, and second, a neem tree was immense medicinal qualities. Each part of the neem tree, the bark, branches, leaves, and seeds, has medical properties. Because of this reason, it is also loving called the village pharmacy. Besides having medicinal qualities, it is going also a good source of fertilizer, pesticide, and timber. An evergreen tree, it can survive for 200 to 300 years. It provides cool shelter. The temperature under the tree is cooler by 10 degree. In short, neem is a unique tree providing numerous benefits to all। अब देखो क्या क्या कह रहा है, फिर इस स्कूल ने एक अलग ही उपाय सोचा। उन्होंने सोचा कि सारे जितने भी बच्चे हैं उन सबसे एक एक पेड़ लगवाया जाए, जिससे दो फायदे होंगे। पहला क्या होगा, प्लानिंग ट्रीज वुड बी हेल्दी फॉर द एनवायरनमेंट, एक तो एनवायरनमेंट को अच्छा करेगा। दूसरा, उसमें बहुत सारी मेडिकल, नीम से बहुत ज्यादा मेडिकल मेडिसिनल क्वालिटीज होती है। नीम का हर एक पार्ट जो है किसी ना किसी काम आता है, जैसे कि इसका बार्क हो गई, ब्रांचेस हो गई, लीव्स हो गई, सीड्स हो गई, सारे के सारे में सब चीज में जो है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है, जिस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, प्यार से विलेज फार्मेसी कहते हैं। ठीक है। मेडिसिनल क्वालिटीज के अलावा क्या होता है इसमें, इट ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एंड टिम्बर। और ये बहुत ज्यादा बेस्ट सोर्स है किसके लिए, फर्टिलाइजर के लिए, पेस्टिसाइड के लिए और टिम्बर के लिए। ठीक है। और ये जो है 200 से 300 साल तक चल सकता है। इट प्रोवाइड्स कूल शेल्टर, ये कूल शेल्टर यानी छाया देता है, ठंडी छाया देता है। द टेम्परेचर अंडर द ट्री इज कूलर बाय 10 डिग्रीज। 10 डिग्री ठंडा होता है, मतलब आस पास में जितना भी टेम्परेचर होगा उससे 10 डिग्री सेल्सियस कम होगा कहाँ पे, नीम ट्री के नीचे। इस वजह से ट्री जो है, नीम ट्री जो है बहुत ही यूनिक ट्री है और इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है हमारा, और उसके बाद दो चैप्टर और बचेंगे हमारे, और ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये छोटा सा है, द ट्रूथ। द टाइटल द ट्रूथ suggests that truth is the greatest virtue. Being truthful is very important, but truth generally is bitter.
Therefore, if one has to spoke the bitter truth, it should not be spoken in harsh, unpalatable words, for harsh and bitter words can deeply hurt the listener. They leave a long-lasting impact. The pain caused by unpleasant word is much more unbearable and lasting than a physical injury. The poet suggests that one should speak the truth but in mild and polite language. अब कह रहा है कि सच जो है बहुत ही अच्छी चीज होती है, इसमें क्या बोल रहा है, ग्रेटेस्ट वर्च्यू है, ठीक है, और बहुत ज्यादा जरूरी है सच्चा होना, ठीक है। सच जो है कड़वा होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप उसको हार्श वे में बोलो, मतलब बहुत बुरी तरीके से बोलो, कुछ ऐसे वर्ड्स में बोलो जिससे सामने से जो सुनने वाला उसको बहुत ही ज्यादा दुख हो। ठीक है, जब भी बोलो आप सच, तो उसको बड़े प्यार से बोलो, बहुत ही पोलाइट वे में बोलो, ताकि सुनने वाले को भी ज्यादा दुख ना हो। क्योंकि बोलने का जो तरीका होता है ना, वो अगर उससे अगर किसी को बातों का अगर किसी को बुरा लगता है ना, तो वो किसी फिजिकल इंजरी से भी ज्यादा टाइम तक रहता है। अगर आपने किसी को उल्टा बोल दिया है ना, तो उसका घाव काफी टाइम तक बना रहता है। आपको नॉर्मल इंजरी लगेगी, वो कुछ टाइम में सही हो जाएगी, लेकिन अगर किसी के वर्ड से इंजरी हुई है तो वो जल्दी सही नहीं होती है। ठीक है, चैप्टर नंबर 25, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, पोएम है ये। द पोएम वंस अपॉन अ टाइम, रिटन बाय गैब्रियल ओकारा, compares the behavior of people in the olden days with that of the modern people in the olden days. People were genuine. Has no hypocrisy in their words or deed. They said that they meant without any diplomacy. The conduct of modern man, on the other hand, is hard to understand because he puts on many faces and says things which he does not mean. अब देखो यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में इस चैप्टर को समझाऊं तो क्या बोलना चाह रहा है कि एक समय की बात थी जब लोग जो है अच्छे हुआ करते थे, सच्चे हुआ करते थे, लेकिन आज जो है हर बंदे के दो दो चेहरे हैं, मुंह पे कुछ और, पीछे कुछ और। ठीक है, जब काम पड़ता है तो बंदा कुछ और बोलता है। ये सारी चीजें इस चैप्टर में बोलना चाह रहा है। आज के टाइम पे देखा जाए तो ये सारी चीजें देखने को हमें मिल जाती है। ठीक है, लाइक ऑनेस्ट स्पीच, हॉस्पिटैलिटी हैज ऑल्सो बिकम अ थिंग ऑफ द पास्ट। द अराइवल ऑफ अ गेस्ट और अ विजिटर seems to be an impression on one's pulse and privacy. अब कोई गेस्ट वगैरह आता है तो लोगों को आज के टाइम पे क्या लगता है कि एक तो अब कोई गेस्ट आ गया तो ऐसा लगता है आए है अब हो गया खर्चा, ठीक है। और दूसरी चीज, उनकी प्राइवेसी खराब कर दी। इन द लेटर पार्ट ऑफ द टाइम द पीपल, the poet also gives a contrasting picture of the simplicity and innocence of the children and pretentiousness and cunning adults. The poet is deeply pained by the conduct of the modern man. He longs for the innocence of a child and also revert to man's earlier behavior before the influence materialism of the West. अब कह रहा है कि बच्चे से कंपेयर कर रहा है ये, ठीक है, कंपैरिजन कर रहा है कि बच्चे जो थे पहले बहुत अच्छे हुआ करते थे, और आज के टाइम पे जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं आज के इंसानों से, मतलब बड़े लोगों से काफी अच्छे होते हैं। ठीक है, बच्चे जो हैं वो इनोसेंट होते हैं, लेकिन आज के टाइम के जो लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा बेकार हो गए हैं। और वो जो है वापस से बच्चों चाहता है कि वो वापस से बच्चा बन जाए। ठीक है, क्योंकि बच्चे कैसे होते हैं, इनोसेंट होते हैं। द पैरट हु वुडंट टॉक, it is a humorous short story about a parrot kept as a pet by the author's aunt Ruby. कह रहे हैं कि एक शॉर्ट स्टोरी है जहाँ पे एक राइटर की आंट, जिनका नाम रूबी है, वो एक पैरट पाल के रखती थी। द आंट बॉट अ पैरट एंड केप्ट इट इन एन ornament cage. She tried hard to teach the parrot to talk, but it would not talk. In fact, the parrot disliked the ant from the very beginning. One day, when the ant asked the parrot for a kiss and put her face close to the cage, the parrot, in anger, knocked her specks off her nose. She felt humiliated. She stopped feeding the parrot, started making faces at it, and saying nasty things to it. अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि वो औरत जो है जिन्होंने उस पैरट को पाला था उसको पिंजरे के अंदर बंद करके रखती थी, और उसको बहुत कोशिश करती थी कि वो पैरट जो है बोलना सीख जाए, लेकिन वो नहीं सीख रहा था। उनको बहुत गुस्सा आ रहा था, तो एक बार क्या करती है वो कि पैरट को बोलती है कि वो उसे किस कर ले, लेकिन वो उसको बहुत ज्यादा गुस्से में होता है पैरट। और स्टार्टिंग से ही उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता होता, उसकी आंट को रूबी को पहले से ही पसंद नहीं करता होता। तो क्या करता है, नॉक हर स्पेक्स ऑफ हर नोज, ठीक है, उसके स्पेक्स पे नॉक करता है और नोज तक खींच लाता है। ठीक है,
शी फेल्ट ह्यूमिलेटेड, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, फिर उसको खाना पीना खिलाना छोड़ देती हैं, अलग अलग चेहरे बना के दिखाती हैं, उसे बुरा बुरा बोलती हैं। ठीक है। अब उसकी नाक से चश्मा गिरा देता है, वो बुरा बहुत बुरा बोलती है उसको। द ऑथर हु was then 10 year old was given the duty to feed the parrot. He lovingly executed his duty. The parrot seemed to like him. One day he deliberately left the door of the cage open. The parrot flew away. After a few days, it started visiting him frequently, perhaps to have its favorite foods, chilies, and mangoes from the author. Whenever it happened to see Aunt Ruby, it would repeat the same nasty things to her which she used to utter. This made Aunt feel embarrassed. अब देखो, फिर वो जो लड़का होता है, ऑथर जो होता है 10 साल का होता है, तो उसको ड्यूटी दी जाती है कि वो पैरट को खिलाए। तो और उसको भी बहुत अच्छा लगता है ये काम करना, वो भी पैरट को खिलाता है। और पैरट भी उसको बहुत ज़्यादा पसंद करने लग जाता है। फिर वो क्या करता है, एक दिन गेट खुला छोड़ देता है, जिसके बाद वो पैरट उसमें से उड़ जाता है। पैरट उड़ने के बाद कभी कभी वहाँ पे आया करता है और अपना फेवरेट फूड खाया करता है। और लेकिन जब भी वो उसकी आंट रूबी को वहाँ पे देखता था, तो वो जो जो उल्टा उल्टा, जैसे जैसे उल्टा उल्टा बोला होता है उसकी आंट ने, वैसा वैसा उल्टा उसको बोलने लग जाता है, जिस वजह से उसकी आंट को बहुत ज़्यादा एम्बेरसिंग फील होता है। ठीक है, तो इसी के साथ ये वाला चैप्टर खत्म होता है। पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है, सिलेबस नहीं, लिटरेचर पार्ट मैंने पूरा कवर करवा दिया है। अब बचता जो है राइटिंग पोर्शन, राइटिंग पोर्शन भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, और साथ ही क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको दिखा दूंगा किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आपका आता है। तो देखिए, इस टाइप से आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। ठीक है, 100 मार्क्स का, 3 घंटे आपको मिलेंगे। देखिए, पैसेज आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और ऐसे एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चंस आपको दिए रहेंगे। ठीक है, और एक एक मार्क्स के क्वेश्चन भी दिए रहेंगे। कुछ वर्ड्स के मीनिंग पूछ लिए जाएंगे। फिर दूसरा पैराग्राफ दे दिया जाएगा 7 मार्क्स का, उसमें भी सेम ऐसी 2-3 एमसीक्यू होंगे। फिल इन द ब्लैंक्स होंगे और वर्ड का मीनिंग पूछ लिया जाएगा। ठीक। उसके बाद ये आपका कन्वर्सेशन पूरा करने के लिए मैसेज लिखना होगा, इसमें मैसेज राइटिंग, अभी वो भी दिखाऊंगा किस तरीके से मैसेज लिखना होता है आपको। और एक लेटर टू एडिटर, मोस्टली जो है लेटर टू एडिटर आता है, लेकिन इसमें जो है म्यूनसिपल कमिश्नर के लिए लिखने के लिए बोला गया है। तो उसका फॉर्मेट वगैरह भी मैं अभी आपको दिखा दूंगा, किस तरीके से लेटर लिखा जाता है। रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 सिचुएशन दी गई है, ऐसी सिचुएशन आपको भी दी गई होगी। उनमें से किसी एक पे आपको पैराग्राफ लिखना होगा 100 शब्दों में, 100 वर्ड्स में। उसके बाद यहाँ पे आपका ग्रामर पोर्शन में फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएगा। यहाँ पे आपका कनेक्टर्स आ जाता है, कनेक्टर्स बहुत ईजी है, वीडियो मैंने बना रखी है। और ये फिल इन द ब्लैंक्स आ गया आपका, इसे अपने ग्रामर के अकॉर्डिंग आपको इनको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका फिल इन द ब्लैंक्स आ जाता है, ये भी आपको फिल करना है, इसमें से दे रखा है ऑप्शन। सही फॉर्म लगानी है, वर्ब की सही फॉर्म लगानी है आपने इसमें। इसके बाद यहाँ पे डायलॉग कंप्लीट करना है, ये भी सेम उसी की तरह है। फिर यहाँ पे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच दी हुई है, इसका भी मैंने प्रिपरेशन आपको करवाया हुआ है उस वीडियो में, वो जाके देख लीजिएगा, लाइव क्लास थी वो। उसके बाद यहाँ पे आपको एमसीक्यू टाइप में फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएंगे, इसमें से फिल करना होगा। और इसके बाद आपका लिटरेचर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको 9 गोल्ड मेडल से देखिए तो एमसीक्यू दे रखा है। द फाइनल इवेंट वॉज 100 यार्ड रेस। ठीक है, यही थी ना, अभी हमने पढ़ी भी थी। बट नाउ दे ओनली लाफ विद देयर टीथ वंस अपॉन अ टाइम, इसमें से पूछा गया है। इसका मतलब पूछ रखा है, बट नाउ दे ओनली लाफ विद देयर टीथ, कि वो अपने दांत से ही हंस सकते हैं। दे लाफ एट अदर्स वीकनेस, दे लाफ होल हार्टेडली, दे लाफ इन एन आर्टिफिशियल मैनर, दे ओनली वांट टू शो देयर टीथ। ठीक है, इसमें देखो पोएम में मीनिंग इसका दिया गया है, क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पे। दे लाफ इन एन आर्टिफिशियल मैनर होगा। ठीक है, नकली मुस्कुराहट दिखाते हैं। फिर यहाँ पे देखो, पोएम का 4 लाइन दे दी गई होगी और इसमें से पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन। फिर आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे ऐसे एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा। यहाँ पे पूछा, आई रन टू ग्रैंड मदर एंड टोल्ड हर दैट आई हैड बिटन। अब यहाँ पे आई कौन था, तो राजा था। व्हाट हैड बिटन आई, आई को किसने काटा था, तो मधुमक्खी ने काटा था। व्हाई डिड ग्रैंड मदर थिंक दैट द नरेटर हैड बीन बिटन बाय स्नेक, क्यों सोचा, उनको क्यों ऐसे लगा। ठीक है, ठीक है। उसमें एक तो
वो सांप को बहुत ज़्यादा परेशान करता था और वहाँ पे सांप भी आ रखा था झाड़ियों में, इस वजह से उनको लगा। वाई डिड शी कॉल आउट ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर को क्यों बुलाया उन्होंने? क्योंकि उन्हें लगा कि राजा को जो है सांप ने काट लिया है। ये आपका ऐसे ही आ जाता है। ठीक है, इस टाइप का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, देख लीजिएगा एक बार। अब जो है बढ़ते हैं। फॉर्मेट दिख रहा होगा, फॉर्मल लेटर का दो टाइप के लेटर होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। वैसे वो वीडियो मैंने बनाई हुई है, इसमें आपको मिल जाएगा। और ये जो है ये पीडीएफ में, पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और ये एग्जांपल भी आपको दे रखा है। अगर लेटर टू एडिटर आएगा तो आप इसको भी कॉपी मार सकते हैं। ये मेरी पुरानी राइटिंग है, हाँ गंदी है मेरे को पता है, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिएगा आप। ठीक है, ये बहुत पुराना लेटर है, देखो कब का लिखा हुआ है, 2017, जुलाई 2017 का लेटर है ये। इस तरीके से लिखा जाता है। फिर इनफॉर्मल लेटर इस तरीके से लिखा जाता है, पहले सेंडर्स एड्रेस, फिर डेट, एक लाइन छोड़ के जिसको भी लिख रहे हो, फिर कंटेंट आ जाता है आपका। ठीक है, फिर एक इनफॉर्मल लेटर का एग्जांपल है। फिर यहाँ पे आपको आर्टिकल देखने को मिल जाएगा। आर्टिकल के बाद जो है आपका रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको टॉपिक डालना होता है कैपिटल लेटर में, फिर बाय जो भी है, तो बाय के बाद अपना नाम लिखोगे, कौन सी जगह है, कितनी तारीख है, ये लिखोगे, यहाँ पे मेंशन करोगे। फिर फर्स्ट पैराग्राफ में आपको क्या तीन चीजें मेंशन करनी होती है? इंट्रोडक्शन, व्हाट, क्या हुआ, कहाँ हुआ, कौन था, कब हुआ, मतलब 5 Ws के आंसर आपको इसमें देने होते हैं फर्स्ट पैराग्राफ में। ठीक है, फिर सेकंड पैराग्राफ में आपको बताना होता है हाउ द इवेंट स्टार्टेड एंड व्हाट वर द हाइलाइट्स ऑफ द इवेंट। कि क्या इवेंट था, कैसे हुआ, वो सारी चीजें बतानी होगी। और थर्ड वाले में कंक्लूजन, जो कि पॉजिटिव वे में आपको देना होता है। ठीक है, यहाँ पे ब्लड डोनेशन का आपको एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, अब मैसेज राइटिंग का फॉर्मेट देख लेते हैं। सबसे पहले मैसेज लिखोगे। मैसेज राइटिंग बहुत आसान होता है, आपको क्वेश्चन में ही देखने को मिल जाएगा। मैसेज राइटिंग, मैसेज डालोगे, फिर एक साइड डेट, एक साइड टाइम। मैसेज क्या था वो लिखा, सेंडर्स नेम, जिसने भेजा था उसका नाम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कन्वर्सेशन दे रखी है, उसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, मैसेज लिखा, डेट डाला, टाइम डाला, रवि लिखा। अब सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसमें लिखोगे दिस इज टू इन्फॉर्म यू। ठीक है, ये डालोगे आप, दिस इज टू इन्फॉर्म यू। उसके बाद इन्फॉर्म यू के बाद क्या लिखोगे, डैड, मिस्टर आकाश कॉल्ड यू टू इन्फॉर्म डैड they are going to visit Nehru Platinum tomorrow, and in case you wishes to came with them came ask them to call। अभी देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, वाई वी आर गोइंग, यहाँ से आपको लिखना होता है, सॉरी मिस्टेक हो गया बोलने में मेरे को, बनाने में। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो है लिखना होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यस टेल हिम वी आर गोइंग टू visit the Nehru Platinum tomorrow, and in case he wishes to come, ask him to call me in the evening। अब देखो आप यहाँ पे कैसे चेंज करोगे, यहाँ पे आप पहले लिखोगे दिस इज टू इन्फॉर्म योर डैड, मिस्टर आकाश कॉल्ड यू टू इन्फॉर्म योर डैड दे आर गोइंग टू विजिट, वी का क्या हो जाएगा, दे आर गोइंग टू विजिट नेहरू प्लेटिनियम टुमारो। इन केस ही की जगह क्या आ जाएगा, यू विशेष टू कम, आस्क हिम आस्क हिम का क्या हो जाएगा, call him in the evening if you in case you want to came। ठीक है, in case you want to came, call him in the evening। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। देखो, if you wishes to go then call him in the evening, इस तरीके से आपको लिख देना। फिर आप नाम लिख दोगे, और इसी के साथ आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट रहता तो कमेंट करके पूछ लेना। आई मुझे पता है थोड़ा लेट हो गया वीडियो बनाने में, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि 12th का भी पेपर है, 10th का भी पेपर है, दोनों के लिए मेरे को मटेरियल प्रोवाइड करना पड़ता है, इस वजह से लेट हो गया। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तीनों पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं अपलोड कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कर देना, लाइक करना मत भूलना, और कमेंट जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, कुछ भी मत छोड़ना, सारी चीजें भर के आना। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।